जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। यह बात तकरीबन 6 दशक पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी। लेकिन दिल्ली की सड़क पर इस देश के जेनजी ने और नौजवानों ने आज यानी 20 जुलाई को यह साबित कर दिया कि इस देश के नौजवानों का जमीर जिंदा है और 5 साल इंतजार नहीं करने का जो डॉक्टर लोहिया का नारा था, वो आज सड़क के माध्यम से संसद को आवारा होने से बचाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करता हुआ नजर आया। 12 सालों के भीतर यह पहला मौका है, नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचने के बाद यह पहला मौका है जब इस देश का नौजवान हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद वाले नैरेटिव से, उस नेशनल सिलेबस से बाहर निकलकर अपने मुद्दों पर सत्ता के सामने ट्रेलर दिखाता हुआ नजर आया है। मैं इसे ट्रेलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी नौजवानों के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, नीट के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, संसद के अंदर इस मुद्दे पर कोई गंभीर चर्चा तक नहीं हुई है। यहां तक कि सदन को भी बीच में ही आज स्थगित कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि संसद किसके लिए है? संसद इस देश के नौजवानों के लिए है, संसद इस देश के किसानों के लिए है, संसद इस देश के आम आदमी के लिए है और संसद इस देश में बेबस लाचार और मजबूर जनता की आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म संसद उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है? एक जमाने में राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता आज सिंहासन खाली करने जैसी बातें करते हुई नजर भी आई। जेनजी के रूप में, नौजवानों के रूप में जंतर मंतर पर भले ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भले ही जंतर मंतर पर लाठियां चली, भले ही जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के बैनर पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन प्रदर्शन पूरी दिल्ली में फैल गया। यूं कहें कि प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। रांची हो, कानपुर हो, जोधपुर हो, पटना हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, नागपुर हो, जहां देखें वहीं इस आंदोलन के समर्थन में नौजवान सड़क पर उतरते हुए नजर आए। और जब नौजवान सड़क पर उतरते हुए नजर आए तो मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम की हालत ये थी, इस ट्रेलर को देखने भर से हालत ये थी कि आज प्रधानमंत्री को किसी तरह से संसद से निकालकर घर तक पहुंचाया गया। पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से ऐसे घेरा गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह लगा दिए गए, जिसके बाद तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वाकई ये आंदोलन टिक पाएगा। लेकिन जंतर मंतर से पोस्टर, बैनर और तंबू उखाड़े जाने के बाद नौजवान कहां मानने वाले थे? और वो नौजवान, चाहे दिल्ली का रायसीना रोड हो, चाहे वो इलाका दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका कनॉट प्लेस हो, और कनॉट प्लेस में जब स्थितियां बिगड़ने लगी, भीड़ वहां बढ़ने लगी, तब वहां भी शासन तंत्र के द्वारा अपनी भूमिका निभाए जाने का काम शुरू हो गया। लेकिन यह आंदोलन कनॉट प्लेस तक नहीं था। आज दिल्ली के कई इलाकों में, दक्षिण दिल्ली के पंचशील से लेकर वेस्ट दिल्ली के करोल बाग और कीर्ति नगर तक, नॉर्थ दिल्ली में मुखर्जी नगर तक, आप जहां चले जाएं नौजवान सत्ता से सवाल पूछते हुए नजर आए, नौजवान सत्ता के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए और तमाम उकसावे की कार्रवाई के बावजूद वो अहिंसक, गांधीवादी और लोकतांत्रिक बने रहे। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के बूते सत्ता और सिस्टम घबराया हुआ है। कहीं से कोई प्रतिरोध उस तरह से दिखाई नहीं दिया जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी। और जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी, उन उम्मीदों के बीच में हमने वो फुटेज भी देखे कि नौजवान पर लाठी चल रही है, लेकिन उस लाठी के जवाब में नौजवान ये कहता है कि मारो और लाठी, और फिर पुलिस पीछे हट जाती है। लेकिन क्या सत्ता में बैठे हुए लोग ये भूल चुके हैं कि सत्ता पीछे लौटती है, अमूमन संघर्ष पीछे नहीं लौटता है। लेकिन संघर्ष को पीछे लौटाने की कोशिशों से सत्ता बाज नहीं आ रही है। अब इस आंदोलन के स्वरूप को देखें और तब यह पता चलेगा कि वाकई सत्ता इस संघर्ष को पीछे लौटाने की जो कोशिश कर रही है वो किस तरह की है और कैसे की जा रही है। इस आंदोलन के दरअसल 3 प्रमुख पिलर हैं। एक, वो लोग जिन्हें उनका क्रेडिट जाता है कि सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से नीट पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर उनके वहां हो गए थे और फिर वो सड़क पर भी उतर गए। जंतर मंतर पे पहला मंच उन्हीं ने लगाया।
जी हां, अभिजीत दीपके और उनके साथी, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी वाले लोग। लेकिन इसके लिए एक चेहरे की जरूरत थी। जैसे एक जमाने में कांग्रेस पार्टी को भी निवेदन प्रतिवेदन से आगे बढ़ने के लिए गांधी की जरूरत पड़ी, उसी तरह से इसे एक चेहरे की जरूरत थी। सोनम वांगचुक लाए गए, वो अनशन पर बैठे, अभी भी वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्हें भले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन उनका अनशन टूटा नहीं है। और इसके साथ साथ इस आंदोलन को टिकाए रखने के लिए जिस तरह के सांगठनिक कौशल की जरूरत थी, जिस तरह से छात्रों के बीच इसे एक व्यापक स्वरूप और स्वीकार्यता देने के लिए जिस पिलर की जरूरत थी, वो जेएनयू और दूसरे यूनिवर्सिटी से आए, और खासकर वामपंथी छात्र संगठनों आइसा, एसएफआई और एआईएसएफ जैसे संगठनों की भूमिका बड़ी रही। लेकिन इन भूमिकाओं के बीच सत्ता की भूमिका को जरा देखें तो अभी भी होशियारी करने वाली परंपरा और वो प्रवृत्ति गई नहीं है। होशियारी कैसी? होशियारी बिल्कुल वैसी जो आज देखने को मिली। जेपी नड्डा के घर पर अभिजीत दीपके और उनके कॉकरोच वाले साथियों को बुलाया गया। उनके 3-4 साथी वहां गए भी। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या उन्हें आंदोलन का अनुभव नहीं था? जब सत्ता को आंदोलनकारियों से बात करनी थी तो फिर सत्ता अपने घर पर क्यों बुला रही थी? जेपी नड्डा जैसे बेहद हल्के नेगोशिएटर का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? क्या बात करने के लिए अमित शाह गृह मंत्री बीच में नहीं आ सकते थे? क्या खुद धर्मेंद्र प्रधान नहीं आ सकते थे? या खुद प्रधानमंत्री नहीं आ सकते थे? या एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जा सकता था? पहली एक बड़ी गलती दीपके और उनके साथियों ने कर दी कि जेपी नड्डा के बुलावे पर चले गए। लेकिन उस गलती के बावजूद नौजवान कहां मानने वाले थे? आंदोलन बिखेरने की सारी साजिशें फेल हो गई, और सत्ता दरअसल इसलिए घबराती हुई दिखाई दी क्योंकि इस देश के नौजवानों के अंदर जो एक ब्रांड मोदी का मोह लगा हुआ था, उस मोह से वो बाहर निकलते हुए नजर आए, क्योंकि हकीकत उन्हें पता चलती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं एक दो पूंजीपतियों को छोड़कर इस सिस्टम के अंदर उनकी सुनवाई नहीं है। चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे अग्निवीर जैसी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था आर्मी में आ जाए, चाहे भर्तियां बंद हो जाए या कम हो जाए, चाहे पकौड़ा रोजगार योजना जैसी बातें हो जाए, चाहे रील बनाकर जनता को रोजगार देने जैसे तंज भरे बयान हो जाए, इन सब परिस्थितियों को देखते सुनते हुए जनता के भीतर का जो गुस्सा था वो अचानक जब फूटते हुए सामने आया, तो तंबू उखाड़कर जंतर मंतर से हटाकर उन्हें काबू करने की कोशिशें भी बेकाबू होते हुए नजर आई। आखिर इस पूरे खेल में सत्ता ने जेपी नड्डा का इस्तेमाल क्यों किया? जेपी नड्डा का इस्तेमाल इसलिए किया गया और अभिजीत दीपके जैसे लोगों को इसलिए लाया गया ताकि इस आंदोलन को तोड़ा जा सके। ये मेडिकल की परीक्षा के मुद्दे पर, उस परीक्षा में पेपर लीक और कथित धांधली के मुद्दे पर बुलाया गया यह पूरा प्रदर्शन था। और उस प्रदर्शन के बीच में आंदोलन तोड़ने जैसी चीजें, जैसे कोई राजनीतिक आंदोलन हो रहा हो, जैसे किसी राजनीतिक दल की किसी मांग को लेकर कुछ हो रहा हो, ऐसा सत्ता अगर समझने लगी, यही दरअसल सत्ता भूल कर बैठी। और भूल करने के पीछे का बड़ा कारण सत्ता का मिजाज है। प्रधानमंत्री को इसके पहले बीच से निकलकर जाते हुए पंजाब में देखा गया होगा। पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त, उसके पहले किसान आंदोलन के दौर में प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक बयान या ट्वीट अभी भी लोग याद रखते हैं कि अपने सीएम को जाकर के कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। लेकिन इस देश के जिंदा जमीर के बीच प्रधानमंत्री के साथ मानवता से पेश आने में आंदोलन ने कोई कोर कसर नहीं छेड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री की पुलिस ने आंदोलनकारियों के ऊपर बर्बरता के साथ पेश आने में भी कोई कोर कसर नहीं छेड़ी। लेकिन जब कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की बातें सामने आ रही है, तब सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन बिखर गया? जी नहीं, अभी भी कनॉट प्लेस से लेकर लुटियंस दिल्ली के रायसीना रोड तक और हर जगह आंदोलनकारी जमे हुए हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जमे हुए हैं। और सत्ता इस पब्लिक पल्स को समझते हुए आगे की रणनीतियों को बनाने में व्यस्त दिखाई देती है कि कैसे फिर से कोई हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड लाया जाए ऊपर, फिर से कोई सांप्रदायिक विभाजन वाला कार्ड लाया जाए, फिर से कोई लव जिहाद टाइप का कार्ड लाया जाए और इस आंदोलन को तोड़ा जा सके। ये बात दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी सत्ता के खिलाफ पहला आंदोलन हम लोगों ने किया था दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी में सीसेट के पैटर्न को हटाने के लिए। उस दौर में भी आंदोलन तोड़ने की कोशिशें हुई थी,
लेकिन आंदोलन तोड़ने की कोशिशों को छात्रों ने भांप लिया। अब आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र थे, जितने भी छात्र थे उन्हें इतना दिमाग था कि सरकार आंदोलनों को कैसे तोड़ती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र वहां थे। तो किस तरह से सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर आंदोलन को तोड़ते हैं। एक नाचने गाने वाले प्रोफेशन से आकर सांसद बने व्यक्ति को भी लगाया गया। जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, उसके बाद एक दूसरे नाचने गाने वाले व्यक्ति को वहां लगाया गया, वो भी कामयाब नहीं हुए। तब एक तरफ से संघ से भाजपा में आए राम माधव को लगाया गया, दूसरी तरफ से आरएसएस से डॉक्टर कृष्ण गोपाल को लगाया गया। ना तो कृष्ण गोपाल की डॉक्टरी वहां पर काम आई और न ही राम माधव की कूटनीति वहां पर काम आई। अंततः संसद का बेहतरीन इस्तेमाल और सड़क का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए छात्रों ने सीसेट पेपर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाने का काम किया और सीसेट पेपर क्वालिफाइंग हो गया। आज भी उसी तरह की कोशिशें हुई है कि सत्ता कैसे किसी प्रकार से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करे, लेकिन यह मामला दबने वाला दिखता नहीं है, क्योंकि नौजवानों के सामने 12 सालों में मिला क्या। देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति यदि डॉलर के टर्म्स में देखें तो कितनी खराब है, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की हुई है, लगभग 1.5 गुनी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की है, उस देश की जिसे आज से 55 साल पहले भारत के सहयोग से बनाया गया। भारत ने जिस देश को पाकिस्तान से अलग कर नए देश के रूप में मान्यता दी, वो बांग्लादेश आज हमसे आगे निकल गया। ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दरमियान भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी ही कड़वी और काली तस्वीर पेश करती है। आखिर इस अर्थव्यवस्था को मिला क्या, और जब अर्थव्यवस्था को नहीं मिला तो इस देश के नौजवानों को क्या मिला, और इस देश के नौजवानों को जब कुछ नहीं मिला तो प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहना कि अंतरिक्ष में और दूसरी जगहों पर 56 साल के युवा नहीं 28 साल के युवा जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या वो मोदी सत्ता के सिस्टम से निकले हुए, या उस सिस्टम का फायदा उठाकर, या उस सिस्टम के अंदर की एकेडमी का फायदा उठाकर जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आज कोई तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि सवाल के जवाब मांगे जाने की स्थिति में नौजवानों पर लाठी और आंसू गैस बरसाए जाने की घटना हो रही है। यहां तक कि पत्रकारों को भी उठाने की बातें हो रही है। द पॉलिटिक्स के नीरज झा को उठाकर ले जाया गया है, कहां ले जाया गया है किसी को नहीं पता है। अजीत अंजुम जब अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, छात्रों के साथ वहां उपस्थित नौजवानों की भीड़ के साथ बात कर रहे थे, उस वक्त भी सिस्टम के कैमरे से को लेकर के सिस्टम का एक आदमी उनकी निगरानी कर रहा था, और इस बात को उन्होंने अपने वीडियो में भी दिखाया है। लेकिन मौजूदा दौर सत्ता और सिस्टम को अपने तरीके से चलाने का दौर बनता जा रहा है, और इसी दौर के ऊपर पहला प्रहार इस देश के नौजवानों ने किया है। यह प्रहार न तो किसी विपक्षी दल ने किया, न तो राहुल गांधी ने किया, न विजय दिपके ने किया, न सोनम वांगचुक ने किया। कोई माध्यम जरूर बना, लेकिन इस माध्यम के बाद अब चूंकि इस आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत है। सोनम वांगचुक की एक चिट्ठी भी आई है, वो आंदोलन से, वो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी चिट्ठी दी है, इसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अनशन उनका जारी रहेगा। 23वें दिन आज उन्होंने अपने अनशन के 23वें दिन ये बात कही है कि अनशन जारी रहेगा। इस हैंड रिटन चिट्ठी में वो कह रहे हैं कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को सांसदों से मिलने दिया जाए, और जहां सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहां भी उन्हें पार्लियामेंटेरियन से मिलने दिया जाए। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उनकी जवाबदेही फिक्स की जाए, लेकिन सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार के लिए परिस्थितियां अलग है, सरकार अलग नजरिए के साथ सोच रही है। धर्मेंद्र प्रधान को आखिर सरकार हटाना क्यों नहीं चाहती? चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने में धर्मेंद्र और भूपेंद्र अमित शाह के बेहद करीबी सिपहसालार माने जाते हैं, लिहाजा उन्हें कैसे नाराज किया जाए। अब चूंकि दिल्ली में भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान को एक पॉलिटिकल विलेन के तौर पर देखा जा रहा है, तब भला उन्हें उड़ीसा के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए वहां का मुख्यमंत्री बनाकर भी कैसे भेजा जाए। तो क्या पता अगर दिल्ली से हटाकर उन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके गृह राज्य का, तो वहां के छात्र भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। वो कहेंगे कि अब देश भर के छात्रों के भविष्य की बर्बादी से अगर चैन नहीं मिला तो क्या अब सिर्फ उड़ीसा के छात्रों की बर्बादी के लिए भेजा गया है? ये बात मैं नहीं कह रहा,
लेकिन देश के अंदर जो माहौल बन गया है, उस माहौल को मोदी सरकार भांप नहीं पाई है। अभी इस आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत है, लेकिन इस चेहरे के साथ साथ संसद के साथ कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। लोकतंत्र हर तरह के लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता है और छात्रों के आज के जज्बे को निश्चित तौर पर सैल्यूट किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का रास्ता यदि वो सत्ता और सिस्टम के सामने अपनाते हुए दिखाई देते हैं, तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अभी ये ट्रेलर है, और इस ट्रेलर के बाद नौजवानों का गुस्सा अगर और ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से सामने आता हुआ दिखाई दिया, तो सत्ता परिवर्तन की बिसात भी यहीं से तय हो सकती है। और जब सत्ता परिवर्तन की बिसात आंदोलनों के सहारे तय होने लगे, तो तय मानिए कि देश के अंदर राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए हों या विपक्ष में बैठे हुए हों। आज की स्थिति यही है कि जनता के नब्ज को पकड़ने में, नौजवानों के नब्ज को पकड़ने में, मिडिल क्लास के अंदर, मध्य वर्ग के अंदर बढ़ रहे गुस्से को पहचानने में मोदी सत्ता यदि विफल रही है, तो इस देश के तमाम राजनीतिक पक्ष भी विफल रहे। देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है, कल संसद में क्या होता है, इस पर भी नजर बनाए रखनी जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।